ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई मुझे बेंगलुरु वाले बताओ भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो अरे बेंगलुरु वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भाई मीडिया वाले बैठ जाओ जरा, पीछे कार्यकर्ता दिखाई पड़े। सारे लोग माइक सेट कर बैठ जाओ प्लीज। मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, जरा भी आगे पीछे नहीं हूंगा। बैठ जाइए प्लीज, चलो बैठ जाओ भाई, मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और वरिष्ठ नेता श्रीमान येदुरप्पा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा जी, हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान अशोक जी, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई प्रहलाद जोशी जी, और आज यहां पर मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर CN मंजुनाथ। जोर से ताली बजाओ, डॉक्टर खड़े हो जाओ। डॉक्टर K सुधाकर, हमारे युवा नेता तेजस्वी सूर्या, बार बार जीतने वाले PC मोहन, और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बहन शोभा करंदलाजे जी। ये सभी को जिताने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना है ना? अरे जोर से बोलो, करना है ना? तो इसके लिए आए हुए मेरी भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी शक्ति केंद्र के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, सुबह से पार्टी की मीटिंगें चल रही थी,
आप लोगों को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों और बहनों, हम सब यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बैठे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं। और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस है। पूरे देश भर में मैं लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे लगाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। और इस बार मैं कर्नाटक की जनता का 2 चुनावों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता के सामने आई। आपने 43%, 43% वोट के साथ हमें 17 सीटें दी, 17 सीटें दी। 2019 में दोबारा आए, आपने 51% वोट, 51% वोट के साथ 25 सीटें दी। मगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ता को बताने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने देंगे। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या? बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? यही मोड़ पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ता है। इनका कारण है पसंदगी किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मुझे बताओ भाई, कोल ब्लॉक का घोटाला किसने किया?
जोर से बोलो, किसने किया? कॉमनवेल्थ का घोटाला किसने किया? 2G का घोटाला किसने किया? हिमाचल में सेब की बिक्री में घोटाला किसने किया? INX मीडिया का घोटाला किसने किया? एयरसेल का घोटाला किसने किया? अंतरिक्ष देवास का घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किसने किया? एम्ब्रेयर डील में घोटाला किसने किया? हॉक एयरक्राफ्ट का घोटाला किसने किया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किसने किया? अब 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस मोदी जी के साथ स्पर्धा। देश की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है। एक और 23 साल तक एक पैसे का भ्रष्टाचार करे बगैर शासन करने वाले नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी। मित्रों, ये लोग जब भी पावर मिलती है न केवल भ्रष्टाचार करते हैं, वो कुछ भी करे उनका मन जनता की सेवा में नहीं लगता। मैं मोदी जी के साथ 40 सालों से काम कर रहा हूं। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना। और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है। कोई मैच ही नहीं। पूरा देश आज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से शासन किया, सारे वादों को पूरा किया। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की सरकार है। और इस 10 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार देती। इस देश के 60 करोड़ गरीबों को नया जीवन, नई ऊर्जा और नया उत्साह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कई सारे वादे थे। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी कि 1950 से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बदलता। और मित्रों, मैं आज बताने आया हूं, 10 साल के बाद मोदी जी जनादेश मांगने जा रहे हैं। 1950 से हमारा जो मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा समाप्त कर मोदी जी आशीर्वाद लेने के लिए नहीं। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? कांग्रेस पार्टी 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर देगी।
और जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकड़ आज कश्मीर सुखरूप भारत का अभिन्न हिस्सा बना है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक बात बताइए, 500 साल से राम लल्ला को अयोध्या में अपना घर नहीं था। मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को तो घर दिया ही दिया, साथ में राम लल्ला को भी टेंट से निकालकर मंदिर में बिठा। एक कांग्रेस पार्टी 50 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, भूमि पूजन भी कर दिया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। भाइयों और बहनों, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले थे। 1000 साल में आए ऐसा पल था, सभी को निमंत्रण था। सोनिया जी को था, खरगे जी को था, राहुल बाबा को था, मगर वो नहीं गए क्योंकि उनको डर था कि हमारी वोट बैंक खत्म हो जाएगी। भाइयों और बहनों, डरता रहने दो उनको, हम नहीं डरते थे। डंके की चोट पर आज रामलला गगनचुंबी मंदिर के अंदर बैठे हैं और सभी लोग आनंद व्यक्त कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पार्टीशन के वक्त और तब से अब तक जो शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए थे, मुझे बताओ भाई, अपना धर्म, अपने परिवार की महिलाओं की आबरू बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए जो वहां से यहां शरण में आए, वो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भाइयों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी सीए लाए, इसका विरोध करते थे, मोदी जी ने सीए भी समाप्त कर दिया, नक्सलवाद और टेररिज्म को समाप्त कर दिया। ये 10 साल तक सिद्धरमैया बाबू जवाब देना, 10 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे। मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे, अब उनको आदत पड़ी थी। 14 में आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। आदत जो पड़ी थी टेररिस्टों को, उरी और पुलवामा में बम धमाका कर दिया, हमला कर दिया। उनको लगा अभी भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने नई पार्लियामेंट बनाई, कर्तव्य पथ बनाया, 150 साल पुराने सारे कानून क्रिमिनल जस्टिस के बदलने का काम किया और देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। आपको 5 नंबर से संतोष है क्या? अरे जोर से बोलो संतोष है, और जोर से बोलो संतोष है। तो मोदी जी को 400 पार करा दो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। मोदी का गारंटी है 5वें नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर देश पहुंच जाएगा। भाई और बहनों,
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हर हफ्ते 10 साल तक लगातार हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोली। हर दिन 10 साल तक लगातार 37 स्टार्टअप शुरू हुए। हर दिन 16,000 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। हर दिन 14 किलोमीटर रेल बनी है। हर दिन 50,000 महिलाओं को एलपीजी के कनेक्शन मिले हैं। और हर सेकंड 5 साल तक हर सेकंड गरीब परिवार को नल से जल देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अभी एक सभा करी वहां इंडिया अलायंस ने। सभा का नाम दिया संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हुआ है लोकतंत्र को? लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ है। ये पूरी सभा जो घमंडिया गठबंधन ने करी, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करी है। आप कान खोलकर सुन लो। हमने 2014 में कहा था, जिन ने 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करा है वो सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हम कहकर जनता को वादा कर कर चुनाव में आए थे। आप मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए नहीं? अरे राहुल बाबा, हमारा क्या हिसाब मांग रहे हो? आपके एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिलती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ममता दीदी, आपके मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिली है, उनको हम जेल में न डाले तो कोई महल में रखे? 51 करोड़ रुपया कहां से आया? 350 करोड़ रुपया कहां से आया? ये बात आपको सोचने वाली है। भाई और बहनों, यहां पर जो सरकार बनी है वो सरकार कर्नाटक के हित में, डेवलपमेंट के हित में काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हर रोज एक अपनी कुर्सी बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी छीनने में लगा है। किसी को कर्नाटक की जनता का ध्यान नहीं है। कर्नाटक में सूखा है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते भेजते 3 महीना लेट कर दिया और आज सूखे की केंद्र सरकार की सहायता की दरखास्त चुनाव आयोग में पड़ी है। भाई और बहनों, इस पर पॉलिटिक्स करें। मैं उनको पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, आपने कर्नाटक के लिए क्या करा? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं, भले वो न दे। कर्नाटक की जनता को मैं बताना चाहता हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली। 10 साल में मनमोहन सरकार ने कर्नाटक को सिर्फ 1,42,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? 1,42,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना दिया? 4,91,000 करोड़। 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने। 25,000 करोड़ के इसके अलावे रोड बनाए। 75,000 करोड़ रुपया रेलवे में डाला और 11,000 करोड़ रुपया एयरवेज में डालने का काम किया। ये बेंगलुरु का सारा विकास अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और कर्नाटक भर के गरीब भाइयों को सारा योजनाओं का फायदा लगभग मेरे पास लंबी सूची है, 3.5 करोड़ लाभार्थी कर्नाटक में अलग अलग लाभ के लिए केंद्र सरकार से फायदा प्राप्त करें। किसी को घर मिला, किसी को गैस मिला, किसी को टॉयलेट मिला, किसी को पानी मिला, किसी को अनाज मिला, किसी किसान को 6,000 रुपया मिला, किसी को स्वास्थ्य का बीमा मिला। ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता सम्मेलन है भाई, हम सब ने
घर घर नरेंद्र मोदी बनकर जाना है। नरेंद्र मोदी का संदेश, नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए काम और कांग्रेस की निकम्मा परफॉर्मेंस हर व्यक्ति को बतानी है। हर बूथ में मोदी बनकर कार्यकर्ता ने स्वयं जाना है। मुझे बताइए भाई, चुनाव तक हर मतदाता का हम संपर्क करेंगे क्या? जोर से बोलो भाई, करेंगे क्या? 28 की 28 सीटें एनडीए की जिताएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? महान भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ